Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to start exercise 13.2. So refer the textbook questions. Let us see what is given in exercise 13.2 question number 1. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इस 5 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यानी कि आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इनवर्स प्रोपोर्शन में है या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सी द स्टेटमेंट 1, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये कह रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर और टाइम टू कंप्लीट द जॉब, इसके बारे में बात हो रही है। और अगर सपोज आपके जॉब में नंबर ऑफ वर्कर को अगर आप इंक्रीज कर दो तो आपका जो जॉब का जो वर्क होता है, जो टाइम होता है वर्क का, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप मेंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज कर दो, काम करने के लोग इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका काम जल्दी फिनिश हो जाएगा या लेट होगा। ऑब्वियसली जल्दी फिनिश हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो काम जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। 2 डेज की जगह पे 1 डे में ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इज इट? तो यहाँ पे कैसे लिखना है हमें, ये लिखना है इस तरह से, इफ द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस ऑन ए जॉब, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते हैं, देन द टाइम टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीज। अगर कुछ वर्क को कंप्लीट करना है उसका टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन दिस केस इट इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों इनवर्स प्रोपोर्शन है? क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। मैंने कहा हुआ था कि आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, या तो फिर डिक्रीज या इंक्रीज, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, सो द सेकेंड स्टेटमेंट, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, अगर जाना है तो उसका टाइम तो लगेगा। अगर आपका टाइम जो है इंक्रीज हो जाए, जाने का टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे, आराम से जाओगे, तो आपका डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आराम से जाओगे तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इज इट? तो कैसे, इफ द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी इंक्रीजेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम दे दिया कि आप 2 दिन तक घूमते रहो, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने लगोगे। सो इट इज़ नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों में इंक्रीज हो रहा है। ओके, स्टेटमेंट 3, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास आपकी जो फील्ड है, खेती की जो फील्ड होती है, उसका लैंड इंक्रीज कर दिया जाए तो उसमें जो क्रॉप्स हार्वेस्ट होगा, जो क्रॉप्स ग्रो होंगे, वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। जितनी ज़्यादा ज़मीन उतने ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, है ना। तो यहाँ पे इफ द कल्टिवेटेड लैंड इंक्रीजेस द क्रॉप हार्वेस्टेड ऑल्सो इंक्रीजेस, इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये दोनों क्या है, दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन 4, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये कह रहा है कि अगर आपकी टाइम कम हो तो आप क्या करोगे, अपनी व्हीकल की स्पीड बढ़ा दोगे। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप क्या करोगे, आराम से जाओगे, यानी कि आपकी व्हीकल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो आपकी व्हीकल की स्पीड डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, नाउ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। ये कह रहा है कि अगर आपके कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो आपको जो रहने की लैंड होती है वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल बताऊँ, आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आए हैं, आप लोग आपके घर पे नॉर्मली 4 मेंबर्स 2 मेंबर्स रहते हो, लेकिन कोई गेस्ट आ गए और पूरे 10 मेंबर्स हो गए, तो आपको आपके घर कैसा लगेगा, छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा। मेंबर ऑफ द फैमिली इंक्रीज हो जाए तो क्या आपका घर जो है वो बड़ा हो जाएगा? नहीं ना, वो तो छोटा छोटा फील होगा, फिर हमें कॉन्जुगेटेड फील होगा।
यानी कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो रहने की जगह हमें कम पड़ती है, तो इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो लैंड डिक्रीज हो रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला है कि इनवर्स प्रोपोर्शन किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर। प्राइज मनी कितना है? 1 लाख रुपीज़ है और वो किस में? विनर्स के बीच में डिवाइड करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे जो टेबल दिया है, इस टेबल में जो ब्लैंक बॉक्सेस दिए हैं 4 विनर, 5 विनर, 6, 8 विनर, 10 विनर, 20 विनर की प्राइस अमाउंट कितनी आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि ये टेबल जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या करूँगी, पहले हम ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हैज़ इट इज़ जैसे टेबल दिया है वैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नंबर ऑफ विनर, प्राइस फॉर ईच विनर। फर्स्ट विनर है तो 1 लाख रुपीज़ है। अगर 2 विनर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड नहीं है, नंबर ऑफ विनर्स है। अगर एक ही विनर है तो पूरे पैसे सिर्फ इसको दे देंगे। अगर वहाँ पे 2 विनर्स हैं तो उस अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों के बीच में हाफ हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 50,000 आएगा। तो 4 विनर्स के बीच में कितने कितने पैसे मिलेंगे, 5 विनर्स को 8, 10, 20 विनर्स है तो कितनी कितनी अमाउंट होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए यहाँ पे जो ऊपर नंबर ऑफ विनर्स दिए हैं उसे हम ले लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। ओके, इस तरह से हम ले लेते हैं और नीचे वाले वैल्यूज़ को y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसे ऑब्जर्व कीजिए, जो वैल्यू आपको दी है 1 विनर है तो 1 लाख रुपीज़ है। आपका विनर इंक्रीज हो गया तो आपकी अमाउंट कैसी हुई? यहाँ पे विनर इंक्रीज हो गया है, आपका विनर इंक्रीज हुआ है तो आपकी अमाउंट डिक्रीज हो गई, यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो इट कैन बी से दैट इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। अब जिस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर रहे हो, देखिए अगर आप सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो x2 y2 लिखना है, थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो x3 y3, 4 वैल्यू तो x4 y4 आपको लिखना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें x1 y1 तो कंसिडर करना ही है। x1 y1 इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे x3 y3 लिखा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू y3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y3 की वैल्यू आएगी 25,000। तो आपने y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 25,000। अब सेम x1 y1, x2 x4 y4 लेना है आपको। x2 y2 की जगह पे आपको लेना है x4 y4। क्यों? क्योंकि आपको y4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको y4 की वैल्यू आएगी 20,000। उसी तरह से आपको y5, y6 एंड y7 फाइंड आउट करना है। इट्स योर होमवर्क, आपको इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना है। ओके, एंड वन मोर होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव इन योर वर्कबुक। इन वर्कबुक पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी के क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम एंड फोर्थ प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करना है, पेज नंबर 111। देखिए क्या कहा है, स्टडी एट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड इन विच केसेस x एंड y वेरी डायरेक्टली। आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है और ये देखना है कि क्या x, y एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम पहले x1 y1 लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। x1 अपॉन y1 यानी कि 12 अपॉन 18। सो 12 अपॉन 18, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, फिर 30 अपॉन 45, फिर से 30 अपॉन 45 करेंगे, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 36 अपॉन 54। 2 की टेबल से मैंने कैंसिलेशन किया है। अगर आप इस तरह से x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y4, x4 अपॉन y4 और x5 अपॉन 5 हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करके उसकी आंसर्स चेक करेंगे तो सारे वैल्यू सेम है। 2 अपॉन 3, 2
2/3, 2/3, 2/3 एंड यहाँ पे भी 2/3 है. सिंस द वैल्यू ऑफ x अपॉन y इज सेम इन ऑल द केसेस ऑफ x साइन y, सेम है इसलिए हम ये कह सकेंगे कि x साइन y इज वेरी डायरेक्टली. और अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू नॉट इक्वल आया तो आपको यहाँ लिखना है नॉट सेम, तो x साइन y इज नॉट वेरी डायरेक्टली. तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको अपने आप से करना है सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह. सो इट इज़ टुडेज क्लास. आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. अंटिल दैट टेक केयर एवरीवन, स्टे एट होम.